जय हिंद दोस्तों, भाषा आईएएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको लैग्रांज पॉइंट और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताया था। लैग्रांज पॉइंट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। ये ऐसा पोजीशन होता है स्पेस में जो जिस पोजीशन पे सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूट्रल हो जाता है। यानी सन का और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ना तो सन अपनी तरफ उसको खींच पाता है इस पॉइंट पे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ना सन अट्रैक्ट कर पाएगा और ना ही अर्थ अट्रैक्ट कर पाएगा। मतलब इस पॉइंट पे एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स of gravitational force of sun and gravitational force of earth would be zero at this point। तो क्या होगा, जो पॉइंट होगा it would be stable। ठीक है, और who discovered it I have told you in previous video, so you can watch it from about it from there। okay, चलिए आज जो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, दैट इज क्वासर, पल्सर एंड मंदाकिनी गैलेक्सी के बारे में डिस्कशन करूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, पल्सर के बारे में समझते हैं। फ्रेंड यहाँ मैं एक आपको फिगर बनाता हूँ, डायग्राम। ये समझ लीजिए कि ये हमारा, मान लीजिए ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई कोई क्लाउड इसके आसपास आता है, जो गैस डस्ट क्लाउड है, इसके पास आता है, तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है फ्रेंड। इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और ये क्या करता है, इसको बहुत ही, क्योंकि ये पहले से ही मूवमेंट कर रहा है ना, रिवोल्यूशन कर रहा है, तो इतना कस के रिवोल्यूशन कराता है, इतना स्पीड हो जाती है इसकी कि ये जो पार्टिकल इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, इसकी स्पीड कितनी होती है, 10 टाइम्स, 10 to 90 टाइम्स, 90 टाइम्स greater than light's speed, speed of light, speed of light। ठीक है, ये जो आपका ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल जो गैलेक्सी के सेंटर में है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कहाँ पे होता है ये देखिए, ये अभी मैं फिर से बताऊंगा आपको, यही चीज डिस्कस करूंगा। ये देखिए, ये गैलेक्सी है। ठीक है, ये गैलेक्सी है, तो इस जगह पे है, ये इस जगह पे है। ठीक है, इस जगह पे है, ये सेंटर ऑफ गैलेक्सी पे है। ठीक है, गैलेक्सी का जो सेंटर है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट, ब्लैक होल। ओके, चलिए ये जो ब्लैक होल है फ्रेंड, ये डस्ट और गैस के जो क्लाउड हैं, जब इसके पास आते हैं, ठीक है, तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा इंटेंस ग्रेविटी होती है, जिससे लाइट भी नहीं निकल सकती है। जब लाइट नहीं निकलती, इसलिए तो ब्लैक दिखता है, यहाँ से लाइट निकलती नहीं है, और जब लाइट नहीं निकलेगी तो लगेगा ही कोई चीज यहाँ पे है। लेकिन इसके आसपास बहुत ज्यादा लाइट होती है, इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइट होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्वासर्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड, क्वासर्स होते हैं। और ये क्वासर्स क्या है फ्रेंड, ये डस्ट एंड गैसेस के कण होते हैं, जो यहाँ पे जैसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे स्टार हो, बट ये एक्चुअली में स्टार नहीं है। ये बहुत ही तेज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींचे जा रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि जब ये ब्लैक होल अपनी ओर अट्रैक्ट करता है पार्टिकल्स को, गैस के डस्ट के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इनकी जो स्पीड है फ्रेंड, ये बहुत ही ज्यादा हो जाती है, लाइट के स्पीड से कई गुना ज्यादा हो जाती है। और ये ल्यूमिनस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन होता है ना, जब कोई भी चीज को अट्रैक्ट करोगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, राइट, टकराती हैं, तो इनमें क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी। और ये हीट इतनी ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा लाइट होती है, विच इज कॉल्ड द ब्राइटेस्ट। अगर आप देखें तो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, यू कैन से, अगर क्वासर को देखें तो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स है। जब यहाँ पे जब ये क्लाउड आता है, तो उस समय क्वासर, जब क्वासर आते हैं इधर, क्वासर जब ये रिएक्शन होता है, तो उस समय पूरे गैलेक्सी में लाइट आ जाती है। समझ रहे हैं, पूरी गैलेक्सी में लाइट आ जाती है। कभी आप रात में देखें, रात में देखते देखें
तो कभी-कभी लाइट आ जाती है पूरा, तो ऐसा लगता है सुबह हो गई है, मतलब एकदम धूप हो गई है ऐसा लगता है। ये अचानक से लाइट आती है फिर वो खत्म हो जाती है, राइट? ऐसा आपने कभी देखा होगा या कहीं पे भी आपने महसूस किया होगा। तो ऐसा ही होता है, अगर ऐसा हुआ आपके साथ, आपने ऐसा देखा, तो ये समझ लीजिए कि वो क्वासर की लाइट थी। क्वासर ही उस समय आया था जो ब्लैक होल के चारों तरफ था। ब्लैक होल ने इसको इतना स्पीड दे दी, इससे यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है, उससे कई गुना ज़्यादा इसकी स्पीड दे दी। इससे क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन के कारण जो पार्टिकल थे उनके बीच फ्रिक्शन होने के कारण हीट जनरेट हुई और फिर क्या हुआ? वो हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हीट बढ़ जाती है जिससे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और पूरी गैलेक्सी में लाइट फैल जाती है। समझ रहे हैं? क्लियर है इतना बात? चलिए, अब मैं बताता हूँ क्वासर के बारे में। अ क्वासर इज़ द एक्सट्रीमली ल्यूमिनस, बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है, इसमें बहुत लाइट होती है एंड एक्टिव सेंटर ऑफ अ गैलेक्सी। ये क्या है फ्रेंड? किसी भी सेंटर का गैलेक्सी का सेंटर है, सेंटर पे होती है और ये एक्टिव होती है, ठीक है? पावर्ड बाय अ सुपर मासिव होल, ब्लैक होल। जो आप जानते हैं ना, अभी मैंने बताया ब्लैक होल जो होता है वो गैलेक्सी के सेंटर पे होता है। तो इसी सेंटर पे जब यहाँ पे इस तरह से आप देखें डस्ट और गैस पार्टिकल इसके पास आएँगे, तो ये घूमना शुरू कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी, इंटेंस ग्रेविटी है और इससे क्या होगा, ये घूमना शुरू करेंगे और इनके बीच होगा फ्रिक्शन, एक-दूसरे से टकराएँगे, कोलैप्स होंगे और इसके वजह से फ्रिक्शन होने के कारण हीट जनरेट होगी और इसी वजह से यहाँ पे ब्राइटनेस आएगी। ल्यूमिनोसिटी हो जाएगी, ठीक है? ब्राइटनेस आएगी, ठीक है? ल्यूमिनोसिटी जनरेट हो जाएगी, ओके? ये बहुत ही ज़्यादा लाइट एमिट करेंगे, ठीक है? दैट इज़ फीडिंग। अब मैं पूरा पढ़ता हूँ। अ क्वासर इज़ द एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एंड एक्टिव सेंटर ऑफ अ गैलेक्सी, ओके? क्वासर क्या है फ्रेंड? एक एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एंड एक्टिव सेंटर ऑफ द गैलेक्सी है। ये क्वासर क्या है? इस सेंटर, गैलेक्सी का सेंटर है जो कि एक्सट्रीमली ल्यूमिनस है, बहुत चमकीला है, ठीक है? और बहुत ही एक्टिव है, ओके? और इसको पावर कहाँ से मिलती है फ्रेंड? पावर्ड बाय अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसका मास पूरे गैलेक्सी के मास से ज़्यादा है, तभी तो ये अपनी ओर खींच रहा है, राइट? क्लियर है? तो इसका मास बहुत ज़्यादा है और इसी से इसको पावर मिलती है, इस क्वासर्स को, जब ये खींचता है पार्टिकल्स को अपनी तरफ, है ना? तो ये इनमें फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन के कारण ल्यूमिनोसिटी बढ़ जाती है, ओके? चलिए, दैट इज़ फीडिंग ऑन डस्ट एंड गैस। ये जो आपका ब्लैक होल है, ये किस पे फीड करता है? डस्ट और जो गैसेस हैं उनके चारों तरफ, इसी को ये फीड करता है और जब ये फीड करना शुरू करता है, जब खींचना शुरू करता है, ठीक है? ग्रेविटी के कारण, तो ये घूमने लगते हैं, मतलब पहले से ही घूम रहे हैं वो, ठीक है? इसके अंदर, इसके चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा सोलर सिस्टम रिवोल्यूशन कर रहा है ना, ठीक है? बाकी स्टार भी रिवॉल्व कर रहे हैं ना, इस ब्लैक होल के चारों तरफ, ऐसे ही वो भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं और फिर जब ये पास पहुँचते हैं इस ब्लैक होल के, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ग्रेविटी, इंटेंस ग्रेविटी होने के कारण ये अब घूमना मतलब घूमते रहते हैं और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि स्पीड इनकी बढ़ जाती है और इसके वजह से यहाँ पे हीटिंग बढ़ जाती है और फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट आती है, ठीक है? चलिए, इतना क्लियर हो गया क्वासर्स के बारे में। चलिए, जो आपके इन फॉलिंग मटेरियल्स हैं, जो इस ब्लैक होल की ओर मटेरियल आ रहे हैं, ठीक है? फॉर्म एन एक्रीशन डिस्क, क्या बनाते हैं? इस तरह से एक डिस्क बना लेते हैं, इस तरह से। ये डिस्क फ्रेंड, ये जो डिस्क है, डिस्क कैसे बनाते हैं? इस तरह से, ऐसे एक डिस्क बन जाती है पतली सी, ऐसे घूमती हुई, ठीक है? एक डिस्क बन जाती है, ठीक है? ओके, चलिए, इस तरह से डिस्क बन जाती है, तो क्या होता है बताएं? अराउंड दी ब्लैक होल, इस ब्लैक होल के चारों तरफ एक डिस्क बन जाती है विच हीट्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन के कारण और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण ये अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे ये पार्टिकल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है? टकराने के कारण इनमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण इनमें हीट आ रही है और हीट जो है वही लाइट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है? ओके, चलिए, तो ये आपका क्वासर है, ओके फ्रेंड, क्लियर हुआ क्वासर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट? पल्सर। ये पल्सर क्या है? ठीक है, मैंने आपको न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बताया था, ठीक है? न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार बताया था।
उसमें मैंने न्यूट्रॉन किस तरह से स्टार बनता है, क्या कंडीशन होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। आप उस वीडियो को देखें और आप समझ जाएँगे न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है। ठीक है? क्लियर है? न्यूट्रॉन स्टार फ्रेंड क्या है? एक मैसिव एक मैसिव सन होता है, ठीक है? जिसका सुपरनोवा सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और फिर उसका जो कोर होता है, वही कोर जब निकल जाता है और वो कोर जो होता है न्यूट्रॉन का होता है और जब वो न्यूट्रॉन स्टार मतलब वही न्यूट्रॉन जो कोर कोर जो है न्यूट्रॉन का बन चुका है, तो जब वो कोर निकलता है, तो वही न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप लोग देख लीजिएगा, ओके? चलिए, तो ये न्यूट्रॉन स्टार क्या है फ्रेंड? तो यही न्यूट्रॉन स्टार, ये पल्सर कब बनेगा? इट इज़ अ रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। अगर ये क्या है फ्रेंड? पल्सर क्या क्या है? ये एक बहुत ही तेज रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है। रोटेटिंग का मतलब क्या है? जब एक अपने एक्सिस पे जैसे ऐसे मान लीजिए ऐसे-ऐसे कोई चीज़ घूम रही है ऐसे-ऐसे ना, है ना? एक एक्सिस पे जब मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे मेरा मेरा हाथ देखिए, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे। ये देखिए एक एक एक्सिस में बना दूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ऐसे-ऐसे घूम रहा है ना, मतलब पूरा ऐसे घूमता रहेगा। वैसे मैं घुमा नहीं सकता ना भाई, मशीन थोड़ी है। चलिए, देखिए, तो ये रोटेशन कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोर है, ठीक है? वो जो कोर है मैसिव स्टार का, जो एक्सप्लोजन के बाद सुपरनोवा के बाद निकल गया, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? रोटेशन कर रहा होगा, ठीक है? रोटेशन कर रहा होगा, ओके? जब रोटेशन कर रहा होगा, दैट एमिट्स बीम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा, निकालेगा फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक पोल्स। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से निकलेगी? इसके पोल से। ये पोल है इसका, इस तरह से, इस तरह से, ओके? ऐसे, ओके? ऐसे ही। ये स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखें ये बहुत ही स्पीड में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? बहुत ही स्पीड में मूवमेंट कर रहा है और आप जानते हैं कि ये लाइट को एमिट नहीं करता है, लाइट को एमिट नहीं क्योंकि ये इतना ज़्यादा कंडेंस होता है, इतना ज़्यादा कंडेंस होता है, इससे लाइट बाहर नहीं आ पाती है, ठीक है? इससे लाइट बाहर नहीं आ पाती है। इसमें रोटेशनल स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। लाइट लाइट कांट लाइट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड 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 फ्रॉम दिस। लाइट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो आप कहेंगे कि इसका पता कैसे चलेगा भाई जब लाइट एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा? तो ये फ्रेंड क्या निकालता है? रेडिएशन निकालता है, जैसे रेडियो वेव, ठीक है? या फिर एक्सरे 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 वेव, एक्सरे निकालेगा, ठीक है? और गामा रे, गामा रे इमिट करता है, ठीक है? तो ये एक्स-रे और गामा रे इमिट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई पल्सर है और ये बहुत ही स्पीड में रोटेशन करता है, ठीक है? इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही स्पीड में रोटेशन करता है। अगर आप देखें तो ये 1/30 सेकंड, है ना? अगर आप इसका स्पीड देखना चाहें तो ये एक बार रोटेशन 1/30 सेकंड टाइम लेता है अपने एक्सिस पे घूमने में। एक राउंड मारने में कितना टाइम लगता है इसको? 1/30th सेकंड लगता है। 1/30th मतलब अगर आप 1 सेकंड का 30 भाग करेंगे, है ना? 1 सेकंड का अगर आप 30 भाग करेंगे, तो उस एक भाग में उतने एक भाग में ये क्या करेगा? एक रोटेशन कर लेगा, ठीक है? ओके? चलिए, या मैं अगर इसका टाइम निकाल निकाल के आपको बताऊँ फाइनल, तो क्या होगा बताएँ? 0.033 सेकंड, इतना टाइम में ये एक रोटेशन करता है, एक रोटेशन, ठीक है? चलिए, और ये एक्स-रे भी इतने ही टाइम में एक्स-रे को एमिट करता है, रेडियो वेव को एमिट करता है, ठीक है? गामा रे को एमिट करता है, ओके? इसी से हमको पता चलता है कि ये पल्सर है।
तो क्या है पल्सर फ्रेंड? रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पीड में घूमता हुआ एक न्यूट्रॉन स्टार है, जो क्या करता है, बीम के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है। ठीक, यही चीज है। और अगर आप देखें न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर में क्या अंतर है? न्यूट्रॉन स्टार फ्रेंड, अगर न्यूट्रॉन स्टार मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन अगर ये बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं निकाल रहा है, बहुत हल्का निकाल रहा है, तो ये न्यूट्रॉन स्टार होगा। ठीक है, और अगर बहुत ही स्पीड में इसमें एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव निकल रही हैं, तो ये क्या बन जाएगा? यही यही होगा पल्सर। तो यानी यू यू कैन से हियर दैट ऑल पल्सर्स ऑल पल्सर्स कैन बी न्यूट्रॉन स्टार, बट ऑल न्यूट्रॉन स्टार कांट बी अ पल्सर। ओके, तो यहाँ पे आप सारे न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर नहीं कह सकते हैं, लेकिन सारे पल्सर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन स्टार ही होते हैं। इतनी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, जो भी चीज नहीं समझ में आई हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या चीज आपको नहीं समझ में आई है। ओके, मैं अब चलता हूँ अपनी मंदाकिनी गैलेक्सी के ऊपर, आपको उसके उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। ओके फ्रेंड, चलिए, आई होप आप समझ पाए हैं क्वार्सर क्या है, क्वासर्स क्या होते हैं। आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या इसमें क्या चीजें हैं। ये सिर्फ कुछ नहीं बल्कि जो हमारा ब्लैक होल है, जो गैलेक्सी के सेंटर पे होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक क्लाउड है जो गैस और डस्ट का बना हुआ है। जब ये क्लाउड इंटेंस ग्रेविटी में पहुंचता है ब्लैक होल के, तो ये क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, और इससे क्या होती है, बहुत सारी लाइट निकलती है, वहां ल्यूमिनोसिटी बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, एक डिस्क बन जाती है, सर्कुलर डिस्क, जो कि बहुत ज्यादा ल्यूमिनोसिटी होती है, और यही होता है क्वासर्स। ठीक है, क्वासर्स। जब क्वासर्स घटना होती है, यहाँ पे क्वासर्स इवेंट होता है, तो उस समय पूरी गैलेक्सी में लाइट आ जाती है। अगर आप रात के टाइम में घूम टहल रहे हैं और उस समय आपको लगता है कि जैसे सुबह, मतलब पूरा लाइट आ गई है, दिन हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे दिन में आप लाइट देख पाते हैं, इसी तरह पूरा सब चीज दिखने लगता है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय क्वासर की घटना हुई है। ठीक है, उसी की वजह से पूरा जो है हर जगह पे लाइट आपको दिखेगी। ठीक है, ओके, चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ मंदाकिनी के बारे में डिस्कशन करता हूँ। मंदाकिनी, मंदाकिनी गैलेक्सी, मंदाकिनी गैलेक्सी। फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ आपको पिक्चर, ये है। ओके, क्लियर है? यहाँ पे सेंटर पे क्या है बताएं? यहाँ पे भाई सेंटर पे है आपका ब्लैक होल। क्या है फ्रेंड? ब्लैक होल है। ठीक है, ये ब्लैक होल क्या है फ्रेंड? यहाँ पे क्या है, एट दी रीजन ऑफ, या यू कैन से नियर द सेंटर, नियर द सेंटर, नियर द सेंटर, नियर द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, अराउंड अराउंड दी ब्लैक होल। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ब्लैक होल के पास है ना, ऐसा मत समझिएगा आप कि ब्लैक होल के एकदम नजदीक है, बहुत दूर होते हैं। ठीक है, ब्लैक होल से बहुत दूर होते हैं। ठीक, नियर द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, अराउंड द ब्लैक होल, देयर इज देयर इज सॉरी देयर इज द कंसंट्रेशन, a lot of concentration, there is a lot of concentration of stars, यहाँ पे बहुत सारे स्टार होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, अब देखिए ये जो ब्लैक होल है फ्रेंड, क्योंकि इसका मास ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो ये ग्रेविटी, इंटेंस ग्रेविटी को जनरेट करेगा, तभी तो चीजों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ।
और तभी ये क्या करेगा, स्पेस टाइम फैब्रिक में ज्यादा कर्व बनाएगा, है ना, ज्यादा कर्व बनाएगा। और जब ज्यादा कर्व होगा, डीप कर्व होगा, तो उसी के चारों तरफ जो छोटे ऑब्जेक्ट होंगे, लेस मैसिव ऑब्जेक्ट होंगे, इसके चारों तरफ रिवोल्यूशन करेंगे, है कि नहीं। चलिए, इतनी चीज समझ में आई। तो यहां मास समझते हैं, मास ऑफ ब्लैक होल, मास ऑफ ब्लैक होल इज इज मोर देन इज मोर देन इज मोर देन थ्री टाइम्स ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ द सोलर मास, थ्री टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सोलर सिस्टम, ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, चलिए। और फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, इस ब्लैक होल से इट एमिट्स इट एमिट्स एक्स रेज, ठीक है, ड्यू टू ड्यू टू डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इट अंडर इट जब फ्रेंड इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं, तो जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनमें से एक्स रेज निकलती है, और वही एक्स रेज बाहर की ओर निकलती है, एमिट होती है, जिससे हम क्या समझ पाते हैं कि यहाँ पे ब्लैक होल है, कुछ तो है सेंटर के ऊपर, दैट इज ब्लैक होल। और यहाँ पे क्या है, ब्लैक होल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, इंटेंस ग्रेविटी होती है, यानी जो स्केप वेलोसिटी है इसकी स्केप स्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इसकी जो ग्रेविटी स्केप वेलोसिटी है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस ब्लैक होल से बाहर निकलना चाहे, इसके ग्रेविटी से बाहर आना चाहे, तो उसे लाइट के स्पीड से भी ज्यादा तेज मोशन दौड़ना पड़ेगा, स्पीड उसकी होगी तभी तो ये इससे बाहर निकल पाएगा, ठीक है। जो उसका मोशन होना चाहिए, दैट वुड बी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, देन इट कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ ब्लैक होल। ओके, क्लियर है। चलिए, अब हम चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं कि हमारा लोकेशन क्या है अर्थ, यहाँ पे जो हमारा सोलर सिस्टम है। तो ये आपकी मिड आर्म है, क्या है फ्रेंड, मिड आर्म दिस मंदाकिनी, ये आपका सोलर सिस्टम है, क्या है फ्रेंड, ये सोलर सिस्टम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सोलर सिस्टम है। ओके, अगर आप देखें तो सोलर सिस्टम की डिस्टेंस जो है इस सेंटर से कितना दूर है, 32,000 लाइट ईयर अवे फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है। अब और आगे देखें हम, तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे एक, आप हम लोगों ने प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में पढ़ा था, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार है ये, जो नियरेस्ट स्टार टू द सन है। और सेकेंड अगर आप देखें तो एक है सीरियस, या साइरस भी बोलते हैं इसको, सीरियस, या इसको डॉग स्टार भी कहते हैं, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है, और ये सेकेंड नियरेस्ट स्टार है, एक्सेप्ट प्रॉक्सिमा सेंचुरी, आफ्टर आफ्टर प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सेकेंड नियरेस्ट स्टार है आफ्टर प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ओके, चलिए, अभी फ्रेंड इसी मिडिल आर्म में, मिडिल आर्म
आर्म ऑफ मंदाकिनी, यहां मैं लिखता हूं इन द मिडिल आर्म ऑफ मंदाकिनी, मंदाकिनी क्या है? एक ओरियन नेबुला है। क्या है फ्रेंड? ओरियन नेबुला। ये क्या है? ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ब्राइटेस्ट ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है फ्रेंड, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ इट इट मीन्स ओरियन नेबुला, डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम सोलर सिस्टम, एस एस को समझ लीजिए सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1600 लाइट ईयर। और फ्रेंड इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर इज 15 लाइट ईयर। ठीक है, और क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेनी स्टार्स द टेम्परेचर ऑफ दिस नेबुला वुड बिकम, टेम्परेचर हो जाता है यहाँ का 10,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। यहाँ से अभी मैंने आपको क्वासर के बारे में बताया था, तो ये क्वासर ऐसे, ठीक है, और पल्सर, जैसे मान लीजिए कि जो पल्सर है फ्रेंड, वो कोई भी मासिव सन था जिसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और उसका जो कोर पॉइंट था, जो कोर था, वो बाहर निकल गया, वो तो निकल गया, वो आगे बढ़ गया, है ना, और उसका जो प्लैनेटरी नेबुला था, जो उसका बाहर का जो बाकी रेमिनेंट था, वो बाहर का जो बचा हुआ भाग था, वो उसी स्पेस में क्या हुआ? फ्लोट करने लगा। ठीक है, और ये आगे बढ़ेगा क्योंकि इसकी ग्रेविटी, ये जो है मास बहुत ज्यादा है, मासिव है ना, तो ये क्या करेगा? ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए, इसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और फिर किधर जाएगा? ये आपका इसी ब्लैक होल में चला जाएगा। ठीक है, इसी ब्लैक होल में बरी हो जाएगा। ठीक है, और मैंने एक और चीज बताई थी, जो ब्लैक डॉर्फ बताया था, ब्लैक डॉर्फ भी इसी इसी में आकर के बरी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, अब जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने सोलर सिस्टम यहाँ पे देखा, ये आप सन देख रहे हैं, राइट? ये मैंने, ये मानते हैं सन है। ठीक है, ये सन है आपका, अगर ये सन है आपका, ये मान लीजिए सन है, यहाँ पे अर्थ हमारी है कि नहीं बताएं? ये सन है, मान लीजिए सन है, ठीक है, ये अर्थ है। तो अगर आप अर्थ के पास से ऊपर से देखें, अर्थ पर से देखें, आप नाइट में आप देखें अगर अर्थ पे, अर्थ पर से, तो आप देखते हैं कि आसमान में जब बादल नहीं हो, क्लाउडलेस स्काई हो, तो आप देखें तो बहुत सारे टिमटिमाते हुए ट्विंकलिंग स्टार दिखते हैं, यानी टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं। ठीक है, और फ्रेंड उनका कुछ पैटर्न होता है, उनका कुछ एक फॉर्मेट होता है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही वो रहते हैं। जैसे कुछ मान लीजिए, जैसे आप देखें तो उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है, ओरियन हंटर है, ठीक है, कैसियोपिया है, ठीक है, और स्कॉर्पियो है, ठीक, स्कॉर्पियस कह सकते हो इसको, स्कॉर्पियस है, टॉरस है। ये सारे फ्रेंड क्या हैं? ये पैटर्न्स हैं, जो कैसे बने हुए हैं? स्टार्स के कारण बने हुए हैं। तो इन स्टार्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेलेशन में, तारामंडल में। ठीक है, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं सन, ये स्टार, इसी के चारों तरफ जब आप देखोगे तो आपको यही तो दिख रहा है भाई, ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहीं से तो आप देख पा रहे हैं ना इन सन को। ठीक है ना, तो इधर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो स्टार्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं स्टार्स ऑफ ग्रुप को, ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं फ्रेंड।
अब हम यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से हम एनिमल या किसी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे उसको हमने देखा कि भाई ये जो है शेर की तरह दिख रहा है, लियो जैसे लियो है ना, लियो एक कॉन्स्टेलेशन है, तो लियो एक कॉन्स्टेलेशन है जो कि किस तरह दिखता है, लाइन की तरह दिखता है, यानी स्टार का एक समूह ही तो है, ग्रुप ऑफ स्टार ही है जिसका एक पैटर्न है, ठीक है, एक पैटर्न है, एक शेर की तरह पैटर्न दिखता है, तो लोगों ने कहा कि भैया ये लियो है, लॉयन है, ठीक, लॉयन बता दिया। कुछ जो है धनुष तरह दिखता है तो धनुष बता दिया, कुछ हंटर की तरह दिखता है कि कोई हंटर मतलब मार रहा है ना, ओरियन, जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है, इस तरह से चीजें हैं, तो हम कॉन्स्टेलेशन को समझेंगे फ्रेंड। कॉन्स्टेलेशन को समझने के बाद हम राशियों के बारे में समझेंगे, जो हमारी 12 राशियां हैं, ठीक है, 12 राशियां है ना, जिसको अर्थ एक राशि को एक महीने में क्या करती है, क्रॉस करती है, और ऐसे 12 राशियां होती हैं सूर्य के चारों तरफ। अगर आप देखें तो जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अर्थ कितनी राशियां पार करती है फ्रेंड, 12, ठीक है, 12 राशियां मतलब कॉन्स्टलेशंस हैं, यानी कि जोडियक, क्या बोलते हैं उनको, जोडियक, इंग्लिश में हम बोलते हैं इनको जोडियक, और इन जोडियक को क्रॉस करती है, ठीक है। आगे हम यही सब चीजें पढ़ेंगे, कॉन्स्टलेशन में आपको पढ़ेंगे, मैं कॉन्स्टलेशन बताऊंगा, उसके बाद जोडियक बताऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा क्या बोलते हैं नक्षत्र बताऊंगा, और फिर मैं आपको प्लैनेट बताऊंगा जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं। जो हम प्लैनेट पढ़ेंगे वो तो अलग बात है, ठीक है। आगे हम जब सोलर सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में, जैसे मरकरी है, ठीक है, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के जो ग्रह हैं फ्रेंड, जो हमारे पंडित जी लोग बताते हैं, वो ग्रह दूसरे ही हैं। जैसे उनके बारे में अगर आप देखें तो मरकरी, सैटर्न, जुपिटर और राहु, ठीक है, मार्स, मून, सन, वीनस, और एक लास्ट है केतु, ठीक है। तो ये ग्रह हैं। अगर आप देखें तो 9 ग्रह आज भी हमारे पंडित जी वगैरह बताते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑफिशियली अभी माना जाता है वो 8 प्लैनेट्स होते हैं। जब हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे हम 8 प्लैनेट्स को अलग से डिफाइन करेंगे। जो लेकिन हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी फ्रेंड, वो होगी कॉन्स्टलेशन पे। फिर हम कॉन्स्टलेशन में बताया मैंने कि 12 जोडियक पढ़ेंगे और 27 नक्षत्र पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? तो यहाँ पे आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई, और अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई इसे फ्रेंड, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर of all of them. Okay, I will solve your all queries. Please comment in the comment box. Okay, thank you so much. Jai Hind friend, thank you so much.